हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग गॉसेस लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन। तो गॉसेस लॉ जो है, इसका स्टेटमेंट हम लोग पढ़े थे कि टोटल फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू क्लोज्ड सरफेस in free space equals the charge enclosed by the surface divided by epsilon। यानी टोटल फ्लक्स फाई जो है, that will be E dot ds, that will be QIN divided by epsilon। ये था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है गॉसेस लॉ। ये इनक्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, सर्किल जो है इंटीग्रेशन में। और E डॉट ds यानी ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। और राइट साइड में जो लिखा हुआ है नेट चार्ज क्लोज्ड बाय द सरफेस है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसका मतलब ये नहीं कि गॉसेस लॉ जो है केवल फ्री स्पेस में ही लागू है, ये वैलिड है मीडियम में भी। अगर मीडियम में लागू हो जाएगा तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन एम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का भी काम करता है। इजी मेथड से इससे हम लोग इंटेंसिटी निकाल, लेकिन इंटेंसिटी निकालने के लिए हमको जरूरी है कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग सिमेट्रिकल ओनली। अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा, आइदर लीनियर सिमेट्रिकल हो यानी सिलिंड्रिकल हो, या स्फेरिकल सिमेट्री हो, या प्लेनर सिमेट्री हो, अगर नहीं होगा तो फिर गॉसेस लॉ का हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, फिर कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर क्लोज सरफेस में हमने रख दिया माइनस क्यू और प्लस, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो हो जाएगी, नेट चार्ज जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगी, गॉसेस लॉ लागू हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी गॉसेस लॉ से हम लोग नहीं निकाल इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इसके लिए हमारा जो है सिमेट्रिकल होना चाहिए। इसका यूज भी पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला जो होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग लाइन चार्ज। अगर ये हमारा कोई लॉन्ग लाइन चार्ज एल, ये पॉजिटिवली चार्ज है, एल जो है ये लॉन्ग लाइन चार्ज, एल इज द लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा जो है दैट विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको बोलते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। एक लाइन चार्ज है एल, जिस पर जो है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, जिसमें जो है हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज वो डिस्ट्रीब्यूट है। लैम्डा जो है लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। इस लाइन चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, ये
पॉइंट पी है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट, तो हमने कहा कि सिमेट्रिकल, तो ये क्या है, ये जो है सिलेंड्रिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा पी एक हम सिलेंडर लेंगे जिसका एक्सिस होगा ये लाइन चार्ज और रेडियस होगा आर, ठीक है। इसका लेंथ एल होगी, एल लेंथ का एक हम सिलेंडर इमेजिन करेंगे जिसकी रेडियस आर होगी, ये पी जाएगा और ये कोएक्सियल होगा इस लाइन चार्ज का, ठीक है। और ये प्लेन सरफेसेस जो है इसको जब हम ढक देंगे तो ये हमारा काम करेगा गॉसियन सरफेस, दैट इज द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, क्लियर है। तो ये इंटेंसिटी जो है इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, पर कर्व सरफेस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा जो प्लेन सरफेस है इसके पैरेलल हो, ठीक है। ये इंटेंसिटी इस सरफेस पर और इस सरफेस पर क्या होगा, सरफेस के पैरेलल हो जाए, यानी एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी के बीच की एंगल हो जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। इस सरफेस पर और इस सरफेस पर ई डॉट डी एस, तो हमारा ये दो प्लेन सरफेस हो गया और ये कर्व सरफेस हो गया। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है यहाँ पर इंटेंसिटी जो है हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी इज 0 डिग्री। तो फिर देखिए इस लाइन चार्ज का पी पर हमने निकालने के लिए क्या कहा, पहले गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लेना है। तो इमेजिन हमने क्या, दैट इज द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस आर है, लेंथ लेट एल है, स्मॉल एल, एंड ये कोएक्सियल है लाइन चार्ज, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, देखिए फाई इज इक्वल टू, ये प्लेन सरफेस तो फाई पी एस, पी एस मैंने प्लेन सरफेस, और प्लस फाई ये भी प्लेन सरफेस पी एस, और प्लस फाई कर्व सरफेस सी एस। टोटल फ्लक्स जो हो गया नेट फ्लक्स, ये हमारा फाई पी एस फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस, ये भी प्लेन सरफेस है, फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर ईडीएस, ईडीएस क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की एंगल कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी फॉर द प्लेन सरफेसेस इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए फॉर प्लेन सरफेसेस E dot ds, that will be E ds cos 90 डिग्री, that will be 0। तो ये दोनों टर्म हमारा 0, एंड एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी फॉर द कर्व सरफेस, यानी ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, हाथ समझिए, इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू कर्व सरफेस, मीन्स एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी इज 0 और एंड एंगल बिटवीन इंटेंसिटी
and area vector for curved surface. Curved surface that is 0 degree. 0. So for curved surface, क्या हो जाएगा? हाई सी एस इज इक्वल टू ई डी एस cos 0 दैट विल बी ई डी एस. ठीक है, तो नाउ टोटल फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 0 प्लस ई डी एस दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी ये हमारा टोटल ई डी एस हो गया. दैट विल बी ई डी एस, यानी ई डी एस. और ई डी एस कितना हो जाएगा? कर्व सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो गया, पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर और एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? दैट विल बी ई इंटू 2 पाई आर एल एंड चार्ज enclosed by closed surface. इस सिलेंडर के अंदर कितनी लंबाई कितना है? एल है. और लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कितना है? लैम्डा है. दैट विल बी लैम्डा इंटू एल. नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या हो जाएगा? टोटल फाई इज इक्वल टू ई डी एस दैट विल बी लैम्डा एल बटा में एप्सिलॉन नॉट और E into 2 pi R L that will be lambda L बटे एप्सिलॉन. ये L और L कट गया तो E इज इक्वल टू कितना हो गया? E इज इक्वल टू लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. इसको हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दैट इज द इंटेंसिटी. ये हमारा आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. जितना ही डिस्टेंस लाइन चार्ज से ज्यादा दूर होगी पॉइंट, उतना ही कम इंटेंसिटी होगी. और इसको 2 इसलिए हमने लिखा कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू आप 9 इंटू 10 टू द पावर 9 पिक कर देंगे इसलिए. तो इससे हमारा इंटेंसिटी निकल जाएगा. इसका डायरेक्शन होगा, इट्स डायरेक्शन इज perpendicular to length outwards when charge is positive and perpendicularly inwards when charge is negative. तो ये हम लाइन चार्ज करें यानी सिमेट्रिकल सिमेट्री हो. तो लाइन ड्यू टू लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर हमारा इंटेंसिटी की वैल्यू 2 लैम्डा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मली आउटवर्ड्स व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव एंड नॉर्मली इनवर्ड्स व्हेन चार्ज इज नेगेटिव. क्लियर है? दूसरा एप्लीकेशन, दूसरा का एप्लीकेशन होगा
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू लार्ज ही प्लेन थीटा प्लेन थीटा, यानी यह जो हीट होता है दैट विल बी इंसुलेशन, माने इंसुलेटिंग बॉडी हो, बैड कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो। ये हमारा कोई लार्ज प्लेन शीट है और ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा है। लेट सिग्मा बी द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस डेंसिटी ऑफ, ये हमारा प्लेन शीट है, लार्ज प्लेन शीट है, ठीक है। इस तरह से ये शीट है और इसके क्लोज में कोई पॉइंट पी, ठीक है। इस शीट के क्लोज में कोई पॉइंट पी है जहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसके लिए भी हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे। ये हमारा हो गया प्लेन शीट, दैट इज प्लेनर सिमेट्री, प्लेनर सिमेट्री। गॉसेस लॉ का यूज हम लोग करते हैं आइदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जो हो, दैट विल बी स्फेरिकल सिमेट्री हो, सिलिंड्रिकल सिमेट्री हो या प्लेनर सिमेट्री, तो हम गॉसेस लॉ का यूज करके इंटेंसिटी किस पॉइंट पर निकालते हैं। यहाँ पर प्लेन शीट चार्ज है, दैट इज प्लेनर सिमेट्री। इस लार्ज, दैट इज द लार्ज शीट, और इसके क्लोज में पी कोई पॉइंट है जहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो गॉसियन सरफेस जो होगा, हम पिल बॉक्स ले लें। पिल बॉक्स मतलब क्या, सराउंडिंग पी जो है, हम एक एरिया लें डीएस, जिसका प्लेन इस सीट के पैरेलल हो। ये डीएस जो है हमारा ये पैरेलल टू सीट हो, इसका एरिया इस सीट के पैरेलल, ठीक है। और इसको जो है हम बढ़ा दें बिहाइंड द सीट at the same distance, up to same distance as point P front of this seat, ठीक है। यहां पर हम इसको एक्सटेंशन कर दें इस तरह से, ये भी डीएस हो जाएगा और यहाँ पर ई की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये एन यूनिट वेक्टर हो गया, इधर एन यूनिट वेक्टर हो जाएगा और यही आ जाएगा ई का डायरेक्शन, ठीक है। तो अब ये जो हमारा सरफेस है सर, इमेजिनरी जो ये सिलिंड्रिकल जो हुआ, दैट इज द गॉसियन सरफेस। अब देखिए इस सरफेस पर और इस सरफेस दोनों पर आउटवर्ड जो है ई एन के डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर जो है, तो ये एरिया एरिया वेक्टर और ई के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 0 डिग्री, यानी ये इंटेंसिटी जो होगी पी पर डीएस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये तो प्लेन सरफेस है डीएस डीएस, और ये जो हमारा कर्व सरफेस है इस सिलेंडर का, इस पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन सरफेस के पैरेलल होगी, मींस एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी इज 90 डिग्री। तो इस कर्व सरफेस से यहां पर हमारा फ्लक्स 0 हो जाए, दैट इज द सरफेस। अगर इंटेंसिटी इस तरह से हो, यानी सरफेस के पैरेलल हो, मतलब एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री,
तो इस प्लेन सरफेस ई डी एस कॉस 90 डिग्री, इस प्लेन सरफेस जो कर्व सरफेस है इससे फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स फ्लक्स नेट जो हो जाएगा दैट इज फाई पी एस प्लेन सरफेस जो फाई सी एस कर्व सरफेस जो फाई पी एस, तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा सिंस सिंस एंगल बिटवीन 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 कर्व सरफेस एरिया वेक्टर और कर्व एंगल बिटवीन कर्व सरफेस यानी एरिया फॉर कर्व सरफेस एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी इज 90 डिग्री, सो फाई सी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 90 डिग्री that will be equal to G, and angle between plane angle between area vector and intensity for plane surfaces is 0, that is flux on a 5 ps or plus 5 ps is equal to 2 5 ps, that will be 2 e ds cos 0 degree, that will be 2 e ds. ठीक है, नाउ चार्ज enclosed by closed surface, closed surface is equal to charge enclosed by closed surface is equal to QIN is equal to sigma into ds. So from Gauss's law क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स 5 नेट is equal to E ds, that will be QIN divided by epsilon. तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2EDS, टोटल फ्लक्स हो गया 2EDS और टोटल चार्ज कितना हो गया सिग्मा इंटू ds डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ये ds और ये ds कट गया तो E इज इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन, दैट इज द इंटेंसिटी। अब देखिए इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, यानी आर पर ये डिपेंड नहीं कर रहा। क्लोज टू दिस प्लेन सरफेस, ये अगर प्लेन सरफेस है तो चार्ज हमारा जो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है जिसका कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर क्लोज टू दिस सरफेस हमारा इंटेंसिटी की वैल्यू जो होगी
आइदर दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन। क्लियर है? सिग्मा मतलब कि चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हमारा जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस प्लेन शीट पर, जो कि वेट कंडक्टर है और ये लार्ज है, तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी होगी क्लोज टू द सरफेस, आइदर इसके इस साइड में या इस साइड में आउटवर्ड्स नॉर्मल होगा। इफ चार्ज इज हमारा जो अगर पॉजिटिव होगा, अगर ये प्लेन शीट निगेटिवली चार्ज होगा तो हमारा यहाँ पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन इनवर्स नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और दैट विल बी हमारा यूनिफॉर्म इंटेंसिटी होगी। ये हमारा डिस्टेंस है, बट पॉइंट इज क्लोज टू द सरफेस, और ये हमारा होगा E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मली आउटवर्ड्स ऑफ द शीट if it is positively charged, and normally inverse if it is negatively charged. Negatively charged. Intensity is independent of the distance from the sheet and uniform. ठीक है, point is close to the sheet. तो हमारा इंटेंसिटी ड्यू टू लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज क्या होगा? सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन, यानी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। ये यूनिफॉर्म इंटेंसिटी होगी, क्लोज टू द शीट होगी, एंड आउटवर्ड नॉर्मल होगी व्हेन चार्ज इज पॉजिटिवली, शीट इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड नॉर्मली इनवर्स होगी इफ शीट इज नेगेटिवली चार्ज, दैट इज द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन शीट ऑफ। अगर ये कंडक्टिंग बॉडी हो, अब देखिए, अगर ये हमारा कंडक्टिंग बॉडी हो, कंडक्टर हो, ठीक है, तब देखिए ये सरफेस जो है, ये सरफेस डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। इसके अंदर में जो है इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, यानी ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है दोनों साइड में हो जाएगा। अगर दोनों साइड में है और उस केस में, यानी when sheet is conducting, there are two surfaces, two plane surfaces, और उस स्थिति में एंड इफ सिग्मा बी द surface density of charge सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी हमारा स्थिति हो जाएगी
कि कंडक्टिंग सेट के केस में ये हमारा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी ये चार्ज इस साइड में भी इसका होगा, इसके इस साइड में भी और पीछे भी, यानी दो सरफेस हो जाएगा। यानी यहां पर ईडीएस और इसके इस साइड में ईडीएस, इधर ई, इधर एन, एन, तो इंटेंसिटी ई, इंटेंसिटी। देखिए चूंकि ये दो सरफेस है, इसलिए टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड surface that will be 2 सिग्मा इंटू डीएस। सिग्मा डीएस इस साइड में भी और सिग्मा डीएस इस साइड में भी, बीच में यहां पर इंटेंसिटी जो होगी दैट विल बी जीरो। बात समझिए, यहां पर इंटेंसिटी जीरो होगी, तो ये चार्ज जो होगा ये डबल किससे हो जाता है। देखिए अगर एक ही सीट इधर हम लें और यहीं पर हम क्लोज कर दे, इस जो पिल बॉक्स है, जो सिलेंडर है, तो यहां पर जीरो हो जाएगी। इसके कारण भी इंटेंसिटी इस साइड में और इसके बाद तो डबल हो जाएगा। दो सेट लेते हैं तो चार्ज को इंक्लोज करते हैं तो टोटल चार्ज हमारा इंक्लोज हो जाएगा 2 सिग्मा इंटू टीएस, और इन फ्लक्स कितना हो जाएगा। अब फ्लक्स इस कर्व सरफेस से क्या हो जाएगा, जीरो। चूंकि इंटेंसिटी ऑफ डीएस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी इंटेंसिटी इज पैरेलल टू द सरफेस, और ये जो प्लेन सरफेस है इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मींस एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी इज 0 डिग्री। तो इस केस में हमारा ईडीएस और ईडीएस टोटल चार्ज इंक्लोज कितना हो गया, 2 सिग्मा डीएस। ठीक है, टोटल टोटल फ्लक्स, फ्लक्स फाइव इजिकल टू फाइव नेट इजिकल टू कितना, फाइव पी एस प्लस फाइव सी एस प्लस फाइव पी एस। तो ये जीरो हो गया, और ये हमारा सिग्मा डीएस और प्लस जीरो और प्लस सिग्मा डी, तो टोटल हमारा हो गया 2 सिग्मा ई, टोटल ईडीएस, सिग्मा डीएस नहीं ईडीएस, टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द, ये टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द इतना, और टोटल फ्लक्स हो गया इतना। ईडीएस, ईडीएस टू ईडीएस, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, फाइव नेट is equal to total charge enclosed by the surface, that will be QIN divided by epsilon naught। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, that will be 2 E ds is equal to 2 sigma ds divided by epsilon। 2 2 कट गया, ds ds कट गया, E is equal to सिग्मा बटा में एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखिए कंडक्टिंग सीट के कारण इंटेंसिटी की वैल्यू
इसका भी हो जाएगा डायरेक्शन परपेंडिकुलरली जो होगा नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव और इनवर्ड्स होगा व्हेन चार्ज इज नेगेटिव। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्शन। एक्चुअली होता है क्या कि ये दो सरफेसेस है, तो चार्ज अगर एक ही चार्ज, देखिए प्रश्न कभी पूछता है तो आगे हम आएंगे कि जितना चार्ज प्लेन शीट पर था, अगर प्लास्टिक का प्लेन शीट का है और वह यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसी चार्ज को हमने कंडक्टिंग शीट में सेम डायमेंशन का कंडक्टिंग शीट ले लिया और उस पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली, जो चार्जेज प्लास्टिक शीट में था वही चार्ज जो है हम कंडक्टिंग शीट पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली, तब जो हमारा जो सिग्मा था चार्ज क्यू बाई एरिया, वह चार पे डिवाइड होकर के क्यू बाई टू हो जाएगा। क्यू बाई टू इधर, क्यू बाई टू इधर। बात समझे ना? ये हमारा अगर क्यू बाई ए है, प्लेन शीट है प्लास्टिक का, इसको हम कंडक्टिंग शीट में सेम डायमेंशन का कन्वर्ट करेंगे, चार्ज वही रहेगी, तो चार्ज दो भाग में बट जाएगा, क्यू बाई ए और क्यू बाई टू ए। पहले शुरू में था कितना, क्यू बाई ए, जब दो पार्ट में बट गया तो क्यू बाई टू ए, उधर क्यू बाई टू। बात समझे? तो इंटेंसिटी हमारा जो है सेम हो जाएगी, चार्ज तो वही है, यानी जो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है वही चार्ज जो है, जब ये प्लेन शीट था नॉन कंडक्टिंग था तो कितना था, ई की वैल्यू कितनी थी, ई की वैल्यू नॉन कंडक्टिंग में ये हमारा ई इक्वल टू कितना था, सिग्मा बटा में टू एप्सिलॉन नॉट, मीन्स क्या, ये क्यू बटा में टू ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बाई ए होता है क्या चीज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो क्यू बाई टू ए हो गया। अगर ये कंडक्टिंग है, चार्ज वही है, तो आपका क्या होता है, ई इक्वल टू सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट कंडक्टिंग के केस में। लेकिन अब चार्ज कितना हो गया, क्यू बाई टू ए, एक साइड में हो गया क्यू बाई टू, तो क्यू बाई टू ए और प्लस क्यू बाई टू एप्सिलॉन। ठीक है, चार्ज हमारा जो था क्यू था, तो क्यू बाई टू ए और क्यू बाई टू ए, वह चार्ज बट गया, तो क्यू बाई टू ए, क्यू बाई टू ए दो भाग पार्ट में बट गया, कितना हो गया अभी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। जब ये नॉन कंडक्टिंग था तो ई इक्वल टू सिग्मा बटा में टू एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू और बटा में टू, क्यू बाई ए हो गया इतना, और इसमें जो है कंडक्टिंग के केस में हो गया कितना, चार्ज हमारा डिवाइड हो गया, तो चार्ज डिवाइड हो गया तो कितना हो गया, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू बाई टू ए और इसका दोनों का एक बटे दो, एक बटे दो हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, क्यू क्यू बाई टू ए, क्यू बाई टू ए, टू क्यू बाई ए, यानी क्यू बाई टू ए सिग्मा नॉट, क्यू टू क्यू बटा में टू ए, टू कट जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, यानी क्यू बटा टू एप्सिलॉन सेम हो जाएगा। अगर जो है ये चार्ज हमारा जो है चार्ज क्यू ही, समझिए ये प्लास्टिक शीट जो है क्यू चार्ज था, तो हमारा इंटेंसिटी क्यू बटे में टू एप्सिलॉन हो, क्यू की वैल्यू हो गई क्यू बाई टू, क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये यानी वन बाई टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वही चार्ज, सेम चार्ज प्लास्टिक पर हमारा जो है आ गया कहां पर, कंडक्टिंग पर, तो कंडक्टिंग पर आ गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट जो फार्मूला हमारा कंडक्टिंग के केस में है। अब चार्ज जो है, चार्ज, तो चार्ज क्या हो गया कि जो क्यू बाई ए था अब ये क्यू बाई टू ए हो गया, क्यू बाई टू ए हो गया, बात समझे,
ये सिग्मा जो है, सिग्मा यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग के केस में फॉर्मूला मिला सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन, यानी Q बाई 2 एप्सिलॉन। वह चार्ज आ गया तो चार्ज हो गया, तो यहाँ पर Q बाई 2 है, ये चार्ज हमारा Q बाई 2 है और Q बाई 2 है, दोनों का हाफ जो होगा दैट विल बी Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन, यहाँ पर भी हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अगर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज दोनों पर अलग अलग हो जाएगी, बात समझिए, जो चार्ज हमने कंडक्टिंग शीट पर दिया वही चार्ज था प्लास्टिक शीट पर, तो चार्ज तो दो भाग में बट गया, यानी हमारा सिग्मा भी हाफ हो जाएगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा भी। कंडक्टिंग के केस में हमारा चार्ज चूंकि वही है, तो इसलिए दोनों में इंटेंसिटी की वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। A large Q is uniformly distributed over a large plastic plate. The electric field at a point P close to the center, the plate is 10 volt per meter. प्लास्टिक शीट के कारण जो था, ये प्लास्टिक शीट था, इसके कारण था 10 वोल्ट पर मीटर। अब पता, इफ द प्लास्टिक प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय ए कॉपर प्लेट ऑफ द सेम ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस एंड कैरिंग द सेम चार्ज, वही चार्ज जो क्यू था, वही चार्ज जो क्यू था उसी के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी क्यू हमारा घट गया दो पार्ट में, क्यू बाई 2, क्यू बाई 2। ठीक है, तब का द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी विल बिकम, तो जो था इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट, प्लास्टिक के कारण था, यानी ये सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट था 2 एप्सिलॉन नॉट। जब ये हम मेटल किए तो E इज इक्वल टू सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हुआ। अब ये हमारा चार्ज Q बाई 2 था, Q बाई ए यानी Q बाई 2 हो गया, तो Q बाई 2, Q बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट और प्लस Q बाई 2 एप्सिलॉन, और ये हमारा 1/2, यानी सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहा। सिग्मा, चूंकि ये सिग्मा हाफ हो गया, चार्ज वही है डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये सिग्मा हाफ हो गया, चार्ज आधा हो गया, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ये आधा हो गया फॉर सेम चार्ज, ये हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बात क्लियर है, तो इंटेंसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 10 वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ प्लास्टिक के कारण, ये कंडक्टिंग के कारण हमारा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन सिग्मा क्या है, सिग्मा जो है हमारा सिग्मा बाई 2 है, जो प्लास्टिक पर था वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमारा ये कंडक्टिंग पर, इसलिए कोई जो है हमारा इंटेंसिटी पर असर नहीं पड़ेगा, चार्ज डिवाइड हो गया, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज हाफ हो गया, दो सरफेसेस है, इसलिए हमारा ये सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट है, दैट विल बी 10 वोल्ट पर मीटर। देखिए, ए मेटालिक पार्टिकल हैविंग नो नेट चार्ज इज प्लेस्ड नियर ए फाइनाइट मेटल प्लेट कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी, ए मेटालिक पार्टिकल कहता है, एक मेटल पार्टिकल है, नो नेट चार्ज नहीं है, यानी टोटल चार्ज 0 है, तो इज प्लेस नियर फाइनाइट मेटल प्लेट, फाइनाइट मेटल प्लेट है कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज इस पर रखा हुआ है,
ये पॉजिटिव मेटल चार्ज रखा हुआ है और इसके बाद जो है कोई पार्टिकल है, ये यहाँ पर जो है इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज 0 है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके नजदीक में क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इस स्फीयर का, और इधर पॉजिटिव हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ये मेटालिक पॉइंट है, मेटालिक हमारा चार्ज है, समझे, इस पर नेट चार्ज 0 है, तो इंडक्शन के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से, चूंकि ये हमारा मेटालिक प्लेट है, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर अट्रैक्टिव फोर्स इधर हो जाएगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा इस पर, टुवार्ड्स द प्लेट, ये हो जाएगा आंसर, अवे फ्रॉम द प्लेट, चूंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी टुवार्ड्स द प्लेट, ठीक है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी इधर अपोजिट में, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा टुवार्ड्स द प्लेट, क्योंकि ये नजदीक है इससे ज्यादा, इसलिए इस पर हमारा फोर्सेस ज्यादा लगेगा, क्योंकि फाइनाइट है यानी ये लार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारा ये यूनिफॉर्म नहीं है, अगर लार्ज होती तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती, ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। अगर ये कहता कि कोई पार्टिकल रख दिया गया, नॉट मेटालिक पार्टिकल, देखिए बारीकी से सोचिएगा, अगर कोई पार्टिकल, पॉइंट पार्टिकल रख दिया गया, कोई पार्टिकल रख दिया गया, तो पार्टिकल जो होगी जिसका मास नहीं होगा, अगर हमारा फोटोन पार्टिकल रख, तो दैट विल बी जीरो रेस्ट, वह रेस्ट मास उसका 0 होता है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, नेट चार्ज 0 है, इसलिए कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगा, आपका चार्ज, नेट चार्ज 0 है, फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होगा, ये चूंकि मेटालिक पार्टिकल है, पार्टिकल का मतलब ऐसे इंडक्शन जो है पॉइंट पार्टिकल होगा, तो पॉइंट पार्टिकल के केस में इंडक्शन नहीं होता, ये हमारा जो है, जो मेटालिक का रहा है उसका संदर्भ कहने का मतलब है कि यहाँ पर इंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन में नेट चार्ज 0 होती है, इंड्यूस्ड चार्ज जो होता है केवल डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज होता है, ये आपका उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो हमारा क्लोज टू द सरफेस आ जाएगा जो इसके अपोजिट नेचर का चार्ज है, और सिमिलर नेचर का चार्ज दूर चला जाएगा, तो ये इसलिए हमारा अट्रैक्टिव हो जाएगा टुवार्ड्स द प्लेट। A thin metallic sphere shell contains a charge Q on it. A point charge Q is placed at the center of the shell. Another charge Q is placed outside it, as shown in figure. All the three charges are positive. The force on the charge at the center is, देखिए कहता है कि ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, फिर मेटालिक पर स्फेरिकल चार्ज कॉन्टेंट है चार्ज की, ये कैपिटल क्यू है, ये पॉइंट चार्ज सेंटर पर स्मॉल क्यू रखा हुआ है, और क्यू1 चार्ज बाहर है, और द चार्जेज आर पॉजिटिव, तो कहता है कि नेट फोर्स जो है चार्ज एट द सेंटर इज, द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर, इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो चूंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सिंस इलेक्ट्रिक intensity inside the cell is 0, ठीक है, ये मेटालिक स्फेरिकल सेल है, तो सिंस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द मेटालिक सेल इज 0, so charge placed at the center experience no force, यानी force on this charge is 0, that is 0. Next question, consider the situation of the previous problem, उसी प्रॉब्लम को देख लीजिए, ये हमारा जो है क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, यहां पर क्यू1 चार्ज, द फोर्स
ऑन द सेंट्रल चार्ज ड्यू टू सेल, सेल के कारण। अब पूछ रहा, पहले पूछ रहा था कि नेट फोर्स इस पर कितना रहेगा, कितना इस पर नेट फोर्स रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी जीरो होती है, तो इंटेंसिटी तो जीरो यहां भी होगी, लेकिन अब कहता है कि सेल के कारण, तो ये Q1 चार्ज जो पॉजिटिव है, ये क्या कर देगा, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इंडक्शन हो जाएगी, और हमारा जो है नेट फोर्स जीरो होगी। एफ नेट दैट विल बी एफ ड्यू टू चार्ज Q1 and plus F due to induced charge. Induced. Induced. That will be zero. तो induced हमारा जो है क्या है, ये जो है द फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज ड्यू टू सेल, यानी ये इंड्यूस्ड चार्ज जो है, यानी F Q1 that will be minus F induced, यानी ड्यू टू सेल, F ड्यू टू सेल, ठीक है। तो आप इंड्यूस सेल कितना हो जाएगा, यहां पर इसके कारण फोर्स लगेगा इधर, ये हमारा एक Q1 हो जाएगा, ठीक है, और कितना हो जाएगा, जितना डिस्टेंस पर होगा उतना होगा, तो यानी इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स हो जाएगा, इस सेल के कारण राइट साइड में हो जाएगा, यानी एफ इंड्यूस्ड, यानी ड्यू टू सेल, सेल विल बी राइट साइड टुवार्ड्स राइट साइड। मान लीजिए कि ये R1 डिस्टेंस पर है, सेंटर से R डिस्टेंस पर, तो कितना फोर्स लगता है, फोर्स लगता है Q1 मतलब में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्ट्रेस पाई, अगर ये डिस्टेंस होती, ठीक है, किधर, टुवार्ड्स लेफ्ट, ये होता इसके कारण, तो इसका मतलब यही फोर्स जो हो जाएगा टुवार्ड्स राइट हो जाएगी, सेम फोर्स टुवार्ड्स राइट, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, तो ये इसके कारण, सेल के कारण टुवार्ड्स राइट हो जाएगी, जिसकी मैग्नीट्यूड Q1 Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ये डिस्टेंस R होगी R स्क्वायर, ठीक है। जितना फोर्स इस पर ये लेफ्ट साइड में लगाएगा इंड्यूस चार्ज के कारण, यानी सेल के कारण, ये हमारा फोर्स टुवार्ड्स राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी टुवार्ड्स राइट, दैट इज द आंसर। पांचवा का कहता है electric charge are distributed in a small volume. The flux of the electric field through a spherical surface of radius 10 centimeter surrounding the total charge is 30 volt. The flux over a concentric sphere of radius 20 centimeter will be, ये देखिए कोई हमारा स्फीयर है, स्मॉल वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो ये जो है कोई स्फीयर है, इसको सराउंडिंग में हमने कर दिया, इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर है, तो क्या कहता है कि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सराउंडिंग द टोटल चार्ज इज 25 वोल्ट पर वोल्ट मीटर, 25 वोल्ट पर मीटर, ये अगर 25 वोल्ट पर मीटर है, तो जो चार्जेज इसमें इंक्लोज्ड है, वही चार्जेज जो है आपका, अगर इसको हम ज्यादा बड़ा कर देंगे, टोटल चार्ज तो कितना रह जाएगा, आप समझे, इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल वॉल्यूम, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फ्लक्स जो है वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर नहीं, वोल्ट मीटर फ्लक्स है, ठीक है, वोल्ट मीटर, फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ये हमारा फ्लक्स जो है, चार्ज तो इसमें है, चार्ज इस वॉल्यूम में है, आइदर ये हमारा गॉसियस सरफेस 10 सेंटीमीटर का हो, या गॉसियस सरफेस 20 सेंटीमीटर का हो, या गॉसियस सरफेस इस जो स्फीयर से कितना भी वॉल्यूम का हो, ठीक है,
जो अगर ढक ले इसको स्फेरिकल सिमेट्री, तो ये हमारा चूंकि चार्ज जो इनक्लोज्ड बाय द सरफेस होगी, चाहे 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, ये हमारा जो है फ्लक्स जो होगा, जितना चार्ज है उसके इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगी। अगर ये 25 वोल्ट मीटर है तो 25 वोल्ट मीटर ही होगी, यानी आंसर इज ए। क्लियर है? चूंकि चार्ज इनक्लोज जो है दोनों स्फीयर के केस में सेम है, रेडियस जो भी हो इससे अगर बड़ा है तो हमारा फ्लक्स की वैल्यू, टोटल फ्लक्स जो होगी सेम होगी। Figure shows an imaginary cube of age L/2। ये इमेजिनरी क्यूब है, ठीक है, जिसकी लेंथ है L/2, ठीक है। ए यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। ये रॉड है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, ये रॉड जो है इसका L है और ये साइज जो है L/2 है। बात समझिए, ये क्यूब जो है जिसका L/2 है एज, और ये रॉड जो है चार्ज रॉड, इसका लेंथ L है। कहता है मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर ये मूव कर रहा है लेफ्ट की ओर एट ए स्मॉल बट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से ये मूव कर रहा है, एट t इक्वल टू 10 सेकंड पर मूव कर रहा है। द लेफ्ट एंड जस्ट टचेस द सेंटर ऑफ द फेस, द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, ऑपोजिट इट which of the graphs shown in the figure represents the flux of the electrical field through the cube as the rod goes through। अब देखिए, जैसे जैसे इसमें रॉड बढ़े आएगा, और चूंकि चार्ज है, ये रॉड चार्ज है, तो इनसाइड चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे ये L/2 आ जाएगा तो पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो जब यहां पर ये इन करेगा तो हमारा चार्ज बढ़ेगा। जब चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस बढ़ने लगेगा, तो यानी हमारा फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़ने लगेगा। जब ये L/2 आ जाएगा, इधर जब तक निकलेगा नहीं, L/2 जब ये पास नहीं करेगा इधर, तब तक ये हमारा फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये बाहर निकलने लगेगा तो इधर से खाली होने लगेगा, तो फिर हमारा जो है चार्ज इनक्लोज जो है घटने लगेगा। पहले बढ़ा, कुछ देर कांस्टेंट हो गया जब तक इसमें रॉड पूरा है, जब फिर L/2 से ज्यादा हुआ तो ये जब इधर आने लगेगा तो इधर अब चार्ज हमारा घटने लगेगा, मतलब फ्लक्स घटने लगेगा। शुरू में इंक्रीजेज, बिकम्स कांस्टेंट, देन डिक्रीजेज। अब इस ग्राफ में देखिए, तो ये कांस्टेंट लाइन होगा नहीं, ये लाइन सीधे बढ़ रहा है और ये लाइन सीधे घट रहा है। ये लाइन देखिए, ये बता रहा है ये शुरू में इंक्रीज किया, कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज किया। आंसर इज डी, आंसर इज डी, ठीक है। ए बी सी, आंसर इज डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, गॉसेस लॉ क्या कहा, दैट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे जैसे हमारा चार्ज बढ़ेगा, नेट चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ए चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। ये सिलिंड्रिकल वेसल है, ये हमारा सिलेंडर, ये इसके मुंह पर जो है, ये सिलिंड्रिकल वेसल के यहां पर चार्ज, सिलिंड्रिकल वेसल फिगर, ये क्यू चार्ज है, ठीक है। फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल। अब ये हमारा जो है वेसल के सरफेस से कितना फ्लक्स, तो इसको हम क्लोज करेंगे तो सिलिंडर रख दे इधर। अब कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू हो गया, टोटल के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2/में ε0। इस सरफेस पर क्या हो जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे, हाफ। इस सरफेस के लिए चार्ज कितना काम करेगा, Q/2। तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/2 बटा में ε0।
through the surface of the vessel. यानी टोटल फ्लक्स इधर 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 जो गया चारों तरफ सरफेस से, तो ये हमारा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और ये चूंकि हाफ पोर्शन जो है यही रिप्रेजेंट करेगा, तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन, दैट इज द आंसर, क्यू बाई टू, दैट इज सी, आंसर इज सी। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स जो होंगे अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स। ये ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन था एचसी वर्मा का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव 2 पर और अदर बुक्स के भी अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर। थैंक यू। कितना समय लगा?